नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए एक से एक शख्सियतों से साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात ज्वाइंट सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मिस्टर रोहित पांडे जी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो बेबाक तरीके से अपनी बात कहने के लिए खासे प्रसिद्ध हैं। तो आइए मिलते हैं रोहित पांडे एडवोकेट। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सिराज जी। पहला सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से शिकायत की है कि योगी आदित्यनाथ जो है, जो बुलडोजर की परंपरा चला रहे हैं और उनको देखते देखते कई राज्यों में ये हो रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सिराज भाई, एक तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं जी। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए बुलडोजर एक शब्द यूज किया जा रहा है आज के डेट में। जी। अब वो डराने के लिए किया जा रहा है या कानून व्यवस्था को सही करने के लिए किया जा रहा है, ये जनता बहुत ही भली भात तरीके से समझ चुकी है, समझ भी रही है। जी। देखिए, राजनीति से कोई चीज अगर जोड़ के आप चलेंगे जी। तो मुझे लगता है जिसकी सरकार होगी जी। वही अपना जो उसका कानून होगा, उसका खुद का कानून होगा, जी। वो चलाएगी। जी। अब मैं आपसे केवल इतनी बात कहूंगा कि आज की डेट में जी। इस देश में जी। जब किसी को जी। संविधान के तहत जी। जब किसी को मंत्री बनाया जाता है, जी। मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जी। प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जी। मंत्री बनाया जाता है, जी। तो वो संविधान के तहत बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इस बात को तो मुझे लगता है कि एक कोई लेमैन भी समझ सकता है, एक आम आदमी भी जानता है कि अगर हमने किसी को चुना है और वो मंत्री बन करके संविधान के तहत शपथ खाता है, तो मुझे लगता है कि वो संविधान के तहत ही काम करेगा। बिल्कुल सही है। आपको जी। पता है। जी। अगर आप उसको दरकिनार करके जी। आप पार्टी बेस पे चलने लगेंगे, जी। आप पार्टी के लिए काम करेंगे जी। और ये भूल जाएंगे कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जी। तो मुझे लगता है कि ये अब आपके पास रास्ता सिर्फ कानून का रास्ता होता है, आपके पास रास्ता सिर्फ कोर्ट का रहता है, जहाँ पे आप जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, जहाँ अपनी गुहार लगाते हैं। रही बात, मैंने आपसे पहले बात कही कि बुलडोजर की, बुलडोजर शब्द भी अपने आप में एक डराने धमकाने की बात हो सकती है। जी। अब रही बात कि आप डिस्क्रिमिनेशन की, जी। कि आप एक तरफा मत जाइए। जी। अगर बुलडोजर की बात करते हैं, अगर घर गिराने की बात करते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटीज है, जी। अगर अवैध कोई निर्माण हुआ है, जी। तो उस अवैध निर्माण को गिराना, जी। उस अवैध निर्माण को गिराने का एक प्रोसीजर फॉलो करना। जी। रोहित जी, ये जो जजेस ने जो एप्लीकेशन दी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश शासन को, सरकार को एफिडेविट देने को कहा है। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? कानूनी पहलू क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर बहुत होती है साहिल भाई, मैं आपको बता देना चाहूंगा। जी। सुप्रीम कोर्ट के पास जितनी पावर है, जी। उस पावर के तहत जी। एक कोर्ट, अगर कोई कोर्ट जो है, अगर वो किसी मैटर में जी। अगर वो सेटिस्फाइड होके जी। अगर वो कोई जवाब मांगता है, तो जी। इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ बात है इसके पीछे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी बड़ी पावर है कि उसको उस दिन डिसमिस भी कर सकता है कि नहीं, वो तो उनके स्कीम में आता है, उनके प्रोसीजर में है, तो जो कर रहा ठीक कर रहा है। जी। बिल्कुल सही। जी। कोर्ट ने हलफनामा मांगा। जी। कोर्ट अगर हलफनामा मांग रही है, एफिडेविट मांग रही है, तो ये पूछना भी चाह रही है, जी। और कोर्ट भी ये समझना चाह रही है कि ये बुलडोजर की कहानी क्या है, सही बात। ये बुलडोजर चलाना और बुलडोजर का क्या प्रोसीजर है। जी। ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहती है। वो सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, जी। भी जानना चाहती है आपके हलफनामे के माध्यम से, ये जानना चाहती है कि बुलडोजर का क्या प्रोसीजर है। आप हमें भी बताइए
जी। हम भी जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जानना चाहती है कि आप जो योगी सरकार चल रही है वो बुलडोजर को लेकर के जो बात सामने आ रही है वो कहीं भी किसी टाइम पे भी वो बुलडोजर चला सकता है जी। किसी भी निर्माण को ध्वस्त कर सकता है। सर यहाँ पे एक सवाल एफिडेविट देने की बात जहाँ तक है, तो एफिडेविट तो बाबरी मस्जिद मामले में कल्याण सिंह ने भी दिया था जी। उस एफिडेविट का क्या हुआ? तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सरकारी देखिए ये सारी चीजें देखिए, कोर्ट जब आप कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, जी। जब उसको लगता है कि कोई चीज संज्ञान में लेना है जी। तो वो एक प्रोसीजर फॉलो करती है। देखिए बिल्कुल। कोर्ट भी प्रोसीजर फॉलो कर रही है। जी। कोर्ट को भी पहले एक चीज समझना होता है कि अगर कोई मामला आया है, सामने आया है, कभी कभी सुओ मोटो क्यों लेती है कोर्ट? जी। जी। ये हित में नहीं है, जी। इसलिए सुओ मोटो लेती है। जी। एफआईआर के माध्यम से पूछना चाहती है कि आपका जो ये स्कीम है, आपका जो ये काम है, जी। आपने तो ये आपने एक्शन लिया है, ये किस कानून के तहत लिया है, जी। क्या आपने कानून को फॉलो किया है कि नहीं किया है, जी। इसलिए एफिडेविट पर लिख के दीजिए। जी। एफिडेविट पर लिख के लेने का मकसद सिर्फ ये होता है, ये जानना चाहती है कि आप संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं या गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। सर आप बहुत सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमें एक चीज का जवाब सिर्फ दे दीजिए, ये जो एफिडेविट लिया जाता है उस एफिडेविट का न्याय के हिसाब से औचित्य क्या है? अगर एफिडेविट कोई झूठा देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होती है तो कैसे होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? देखिए एफिडेविट अगर आप कोई झूठा देते हैं, लेकिन उसको प्रूव करना होता है। जी। वो आप कोई भी चीज एफिडेविट तो कोई चीज देते हैं, उसमें भी देखिए हमारा जो इंडियन पेनल कोड है बहुत क्लियर है। जी। हर चीज की अब उसकी अपनी एक एक्सप्लेनेशन है, उसका एक क्लासिफिकेशन है, जी। उसका एक प्रॉपर एक इंग्रेडिएंट्स है। जी। वो कोई भी आदमी अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई फॉर्जरी कर रहा है, गलत एफिडेविट दे रहा है, अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, कोई चीज छुपा रहा है, जी। तो वो ऑफेंस के दायरे में आता है। जी। तो उससे भी सरकार चाहे या फिर जो एग्रीव पार्टी है जी। वो उस पे केस कर सकता है, कंसर्न थाने में जाकर के एफआईआर कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, ये उसका अधिकार है। जी। तो उसी तरीके से जो आपने पूछा कि एफिडेविट अगर किसी ने झूठी दे दी है तो उस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा, जी। उस पर एक्शन लेने का तरीका यही है। जी। इसीलिए तो इंडियन पेनल कोड बना हुआ है। आईपीसी क्यों बना है? जी। आईपीसी बना है। अगर आईपीसी को भी अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए प्रोसीजर बना है। सीआरपीसी में आप जाइए, उसमें देखिए कि कौन से सेक्शन जा करके हमें आईपीसी को लेकर के हमें कोर्ट को बताना है। तो ये एक प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर में आपको कानून कहीं न कहीं आपको एक न्याय तक पहुंचने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी इजाजत देता है। सर एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई एक समयबद्ध तरीके से हो जाती है, और इधर जो है मुकदमा जो है मतलब पंजीकृत हुआ और उधर पुलिस ने जो है बुलडोजर चला दिया, क्या इतनी तेजी से ही न्यायालयों में भी न्याय होना चाहिए? इससे तो ये साबित होता है योगी की हरकतों से कि कोर्ट कचहरी न्यायालय की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है, तुरंत दान महाकल्याण वाला मामला है। सिराज जी देखिए, आपकी एक बात से तो मैं वाकिफ रखूंगा। पहला कि किसी सरकार को काम कैसे करना है। जी। पहला तो मैं ये कहूंगा कि देखिए गवर्नमेंट एक अपनी एक मशीनरी होती है। जी। उसका अपना काम है। जी। वो किसी काम को बहुत जल्दी भी करती है और किसी काम को रोक के भी करती है। जी। उसके पास अपना अधिकार है। देखिए उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। सरकार को एक्शन किस पे लेना है, किस पे नहीं लेना है, हमने कोई निर्धारित नहीं किया, या कहीं कोई लॉ नहीं है कि उसको हम वो बाइंडिंग नहीं होता है। नहीं, यहाँ पे मैं एक नैतिकता सर अब मैं आपको नैतिकता पे आ रहा हूँ, नहीं सामाजिक पे आ रहा हूँ, अब मैं आपको राजनीति पे आ रहा हूँ। जी। अगर राजनीति को लेकर के कि अगर आप ये देखेंगे कि ये मुसलमान का घर है जी। तो ये अवैध होगा और इसको पहले इसको गिराओ, और जी। ये हिंदू का घर है और ये अवैध होगा तो हिंदू का इसके बाद गिरेगा, जी। ये नहीं गिरेगा। जी। ये जो फैसला ले रही है सरकार, जी। ये जो बुलडोजर चला रही है, क्या ये औचित्य है? जी। सवाल बहुत बड़ा है। जी। अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे लगता है कि 50% लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं। जी। 50% लोग जो है पावर ऑफ अटॉर्नी पे रह रहे हैं। जी। जिनका कोई ना कोई सेल डीड है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई रजिस्ट्री है। जी। तो अगर आपने स्कीम बनाई है तो स्कीम सबके लिए लागू करिए ना भैया। जी। आप
आप केवल उससे किसी कौम को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के अगर आप टारगेट करेंगे तो कहीं न कहीं सवाल के दायरे में आप आएंगे, सवाल के घेरे में आएंगे, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेगा, जनता मांगेगी, और जनता अगर हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आखिरी सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शासन से एफिडेविट मांगा है और सारी चीजों को जानने की लिए एक तरह से प्रयास किया है, आदेश दिया है सरकार को, उससे क्या योगी की बुलडोजर की पक्षपात नीति पे विराम लगेगा? देखिए, एफिडेविट मांगा है, उनको जवाब तो देना तो है ही है जी ये तो देना ही पड़ेगा। देखिए, जवाब उनके पास होगा, जी उन्होंने अपना प्रोसीजर फॉलो किया होगा। जी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर किसी बिल्डिंग को गिराना है तो वो अपने जो उसके नॉर्म्स हैं, उसके जो रूल है, जो लॉ है, वो फॉलो नहीं किया होगा। 100% किया होगा। जी लेकिन भेदभाव करके, बायस्ड हो करके, अगर आप किसी एक कौम को, किसी एक रिलीजियस रिलीजन को अगर आप टारगेट करेंगे, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं सवाल के दायरे में तो आएगी। जो मैंने आपको पहले कहा, जी कोर्ट भी समझती है, कोर्ट भी देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो हलफनामा मांगा है तो वो भी कोई ऑब्जर्वेशन भी आपको देगा। कोर्ट भी ऑब्जर्व करती है, ऐसा नहीं है। कोर्ट भी हमारी आपके तरह एक इंसान है, वो देख रहा है, तो सारी हर एक खबरों को वो भी बड़े गौर से देखता है, समझता है। ऐसा वो एक अलग बात है कि वो एक दायरे में रह करके, वो संविधान के दायरे में रह करके वो अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी बनती है एक सामाजिक तौर पे देखा जाए तो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से बुलडोजर की स्टोरी चला रहे हैं लोग, या जिस तरीके से बुलडोजर चला करके और स्पेशली किसी एक को टारगेट करा जा रहा है, तो जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार अगर ऐसे ही करते रहेगी तो एक समय आएगा जो जनता उनसे हिसाब मांगेगी। जी। अच्छा सर, एक सवाल और, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काशी मथुरा का मामला चल रहा है, उसमें जिस तरह से टीवी डिबेट में डिस्कशन हो रहे हैं, कोई मुस्लिम धर्म का मानने वाला हिंदुओं के धार्मिक गुरुओं और भगवानों के बारे में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो कोई हिंदू व्यक्ति मुसलमान धर्म और उनके पैगंबर, तो ये व्यवस्था जो है कि सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रही है कि किस तरह से माहौल खराब हो रहा है देश में। चलिए, आपकी खुशी की बात मैं करता हूँ। जी आप मुसलमान हैं जी आपके आप आगे क्या होने वाला वो भी बता रहा हूँ आपको। जी आप हिंदू तो है नहीं, जी अभी तो मुसलमान पे डंडा चला रहे हैं लोग। जी अब आएंगे सिख। जी हम इस देश में आज तक इतने बड़े हो गए, यही सुनते हुए हम चलते रहे, आगे बढ़ते रहे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जी ये आपको भी रटाया गया। जी आप भी झंडा उठा करके, तिरंगा उठा करके आप यही नारे लगाते रहे। जी अभी मुसलमान की बारी आई है, जी अब आएगी सिख की, जी फिर इसके बाद ईसाई की आएगी, जी फिर इसके बाद आएगी कि आप ब्राह्मण हैं, कि आप ठाकुर हैं, जी कि आप SC ST हैं, या बैकवर्ड क्लास के हैं, या फॉरवर्ड है। अब ये चीजें देखिए रुकने वाली नहीं है। ये सरकार को अगर आज अगर वो अलर्ट नहीं होती है, तो आने वाले समय में ये क्लासिफिकेशन, ये भेदभाव, ये वर्गीकरण, ये सारी चीजें देखिए आने वाले समय में लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे होंगे, मार के खा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, इससे बड़ी चीज मैं कह नहीं सकता। ये अपने तक आप सीमित मत रखिए कि आप मुसलमान हैं। मैं तो आज बता रहा हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड पे लेके चलना आप। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आगे का जो टारगेट होगा, अगर ये हिंदू करते रहेंगे, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 लोग हैं यहाँ पे, इन चारों लोग को टारगेट किया जाएगा, और जो मजबूत होगा वो इस देश में रहेगा। इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन होगा उसका भी आप परिणाम देखते रहिएगा आगे। रोहित जी, एक सवाल, आप ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप इतनी डेप्थ में जाके इस चीज को कह रहे हैं, और आरएसएस और भाजपा को ज्यादातर उच्च जाति के लोग ही नियंत्रित और संचालित करते हैं, तो आपको इस बात से डर नहीं लगता है कि अमित शाह, योगी, मोदी और मोहन भागवत जो है उनके गुस्से का आपको भाषण बनेंगे? देखिए, इतिहास से हम सीखते जरूर हैं, लेकिन इतिहास में जो चीज हुआ है जी, वो उस चीज को लेकर के देखिए, इतिहास तो कल भी जो हुआ वो भी इतिहास हो गया जी लेकिन कल और आज में फर्क भी कितना है आपने नहीं देखा। जी आपके आज मोबाइल पे, आज अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं, ये क्या है? जी ये क्या है?
ये डेवलपमेंट है। जी क्या है, एक समय आता है जब आप अपने आप को बहुत आगे बढ़ा के ले जाते हैं और जिससे आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। जी कितनी चीजें, कितनी परिवर्तन कितना होता है। जी परिवर्तन होता है तो आप जो है उस बेसिस पे जाकर के माइंड चलाते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने माइंड को चलाने के लिए, अपने को शिक्षित करने के लिए, आप अपने आप को विकसित करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। जी लेकिन अगर आप इंसानियत को खो देंगे, देखिए यही इंसान है। मैं बार बार कहता हूँ, लोग भी कहते रहे, कितने लोग कहते हैं कि यार इंसानियत की बात क्यों नहीं करते हो आप लोग, इंसानियत की बात क्यों नहीं करते हो आप, हमेशा आप जो है धर्मों की बात करते हैं, हमेशा आप जो है किसी न किसी उसकी बात करते हैं कि छोटा बड़ा कौन है, ऊंच नीच कौन है। ये जमाना गया, जी जमाना गया। अब हम SC/ST को दूर रख के बात नहीं करते हैं, अब हम मुसलमान को आग पीछे रख करके बात नहीं करते हैं, अब हम साथ बैठ के खाना खाते हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं, एक साथ गले लगते हैं और प्यार से मोहब्बत से रहना पसंद करते हैं। ये इस देश की यही तो खूबी है। इससे अलग हट करके हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो ऐसा आएगा, आगे की जो जनरेशन आएगी ये हमें माफ नहीं करेगी और हम आपस में लड़ करके मर करके, और देखना लोग यहीं आपस में लोग मरेंगे और फिर से ये देश फिर से गुलाम होगा। धन्यवाद।